थैंक यू सर। सबसे पहले तो यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं आप सबको गुड मॉर्निंग कहता हूँ। थर्नामेंट्री बहरहाल डिग्री कॉलेज से आए हुए हैं। मैं जी सर मालिक भी है और मैं उर्दू में ही बात करूँगा। उर्दू वो खतरनाक वाली उर्दू नहीं, एक लोग लाइक उर्दू जिसे कि देसी उर्दू भी कहते हैं, ताकि आप सबको समझ में आए। क्योंकि उर्दू लैंग्वेज वाला नहीं है तो वो समझ सके। 15 मिनट आपके होगा ज़्यादा नहीं, लेकिन आपसे ये गुजारिश जरूर करूँगा कि जो 15 मिनट में आपसे बात करूँ आप उसको गौर से सुने। देखिए आज यहाँ हमें एक स्पीकर के तौर पे आप कहें एक रिसोर्स पर्सन के तौर पे बुलाया गया है, वो हमारे लिए फख्र भी है। और मेरे लिए खासकर इसलिए क्योंकि मैं यही हमारे डिग्री कॉलेज का एक प्रोडक्ट हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो बीएससी मेडिकल साइंस में वो जनरल साइंस में यहीं से की हुई है। देखिए जर्नलिज्म आज की तारीख में, आज की डेट में आप सब लोगों की जिंदगी के साथ सीधा जुड़ा हुआ है। क्या यहाँ कोई बच्चा है जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है? कोई बच्चा हाथ खड़ा करेगा जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, या जिसके पास फोन ना हो, या है तो वो बटन वाला फोन है कोई? अब स्मार्टफोन वाले कितने बच्चे हैं जिनके पास टच स्क्रीन वाला फोन है? वो हाथ खड़ा करें। सभी। आप मुझे बताएं आप में से कितने बच्चे YouTube देखते हैं? जरूरी नहीं कि रोजाना देखते, बट आपके फोन में YouTube है। कोई ऐसा है जिसने YouTube अनइंस्टॉल किया हुआ है? अनइंस्टॉल समझते हो कि फोन से देख? सभी के फोन में है। हाथ खड़ा करेंगे सभी। आप मुझे बताएं फेसबुक कौन इस्तेमाल करता है? आप खड़ा करते हैं तभी मुझे पता चलेगा फेसबुक कौन। शर्म वाली बात नहीं है, मैं करता हूँ, आप करें। इसकी कोई सजा नहीं है, हमें पता है, हम सब करते हैं। हाथ अच्छे से खड़ा करिए। सोशल मीडिया का एक कानूनी चीज है। फेसबुक पे यूज करते हैं, इंस्टाग्राम कौन इस्तेमाल करता है? ठीक है, गूगल कौन इस्तेमाल करता है? पढ़ाई के लिए करते हैं, किसी भी चीज के लिए करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए करते होंगे, इस्तेमाल करते हैं। जो इंसान आज की तारीख में अपने हाथ में ऐसा टच स्क्रीन वाला फोन लेके चलता है, वो इंसान सीधे तौर पे 24 घंटे जर्नलिज्म के साथ जुड़ा हुआ है। आप में से जो बच्चे फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, जो बच्चे यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको बताऊं कि एक रिसर्च सर्वे के मुताबिक हिंदुस्तान में सोशल मीडिया पे आने वाला जितना भी कंटेंट है ना, वीडियोस, फोटोग्राफ, चाहे वो फेसबुक पे हो, यूट्यूब पे हो या इंस्टाग्राम पे, ये तीन लीडिंग वेबसाइट से, और फिर एक अब जो हमारा मैसेंजर है व्हाट्सएप, 62% जो कंटेंट हमारे मुल्क हिंदुस्तान में सोशल मीडिया पे होता है वो खबरों से जुड़ा हुआ है। आपके घर में जब टीवी लगता है, आप बच्चे शायद कम देखते होंगे, लेकिन आपके पेरेंट्स या आपके कोई बड़े भाई बहन हैं वो ज्यादा खबरें देखते हैं। और आपके फादर जो है टीवी के आगे बैठते होंगे तो वो पहला कौन सा चैनल लगाते हैं? खबरों का। और कई बार आप गारंटी से कहता हूं कि आपकी उनके साथ बहस हुई होगी, मतलब झगड़े वाली बहस नहीं, प्यार वाली बहस। आपने उनको बोला तो आप क्या हरकत खबरें देखते रहते हो? वो कहते हैं नहीं देखनी पड़ती है। ये होता है, मेरे घर में भी हुआ है। इसका मतलब ये है कि जर्नलिज्म के साथ आप में हिंदुस्तान का हर एक शहरी सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। अखबार का कल्चर थोड़ा कम हुआ है क्योंकि आजकल हम ग्लोबलाइज जमाने में रह रहे हैं। अखबारें पढ़ने का कल्चर कम हो चुका है, अखबारें भी मोबाइल पर। लेकिन जर्नलिज्म जो है ये सीधे तौर पे आपकी जिंदगी के साथ जुड़ा है। अब आप मुझे बताएं, अगर कोई चीज आपकी जिंदगी के साथ इस तरह से जुड़ी हुई है कि अगर आप सोशल मीडिया पर एक दिन में 1 घंटा बिता रहे हैं, उसमें से 25 मिनट या 30 मिनट आप उस चीज को देखते हैं, तो फिर तो जरूरी है ना कि आपको उस चीज की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आप एक सोशल मीडिया पे न्यूज पेज ओपन करके उस पर आप खबर देख लेते हैं। किसी ने शायद कभी मेरी खबर देखी होगी, किसी ने कभी शक्ति जी की खबर देखी होगी, किसी ने किसी और छोटे बड़े जर्नलिस्ट, छोटा बड़ा तो कोई होता, मतलब कुछ रीजनल लेवल के, कुछ नेशनल लेवल के जर्नलिस्ट की खबर देखी होगी। लेकिन आपको नहीं पता कि वो खबर बनती कैसे है, जिसको बिहाइंड द सीन कहा जाता है। खबर बनने से लेकर खबर दिखाए जाने के बीच का एक बहुत बड़ा सफर होता है। अब मैं अपनी बात को लिमिटेड रखूंगा, आपको बस वो जानकारी देने के लिए जो अब मैं शुरू कर रहा हूं कि खबरें किसको कहा जाता है और खबरें क्या होती हैं, कैसे बनती हैं। देखिए सबसे पहले न्यूज, खबर, यही हुआ। उर्दू में जर्नलिज्म को कहते हैं सहाफत, हिंदी में कहते हैं पत्रकारिता, और इसका जो बेस है वो न्यूज है।
जर्नलिज्म का बेस न्यूज है। न्यूज चलेगी तो जर्नलिज्म चलेगा। ठीक है। न्यूज अलग अलग किस्म की होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कितने किस्म की। जो आप खबरें देखते हैं ना, इससे पहले आपने सिर्फ खबर देखी होगी, अब आपको पता चलेगा आज के बाद कि अच्छा ये खबर इस कैटेगरी की है, ये खबर इस कैटेगरी की है। हम इसी इवेंट से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे एक इवेंट हो रहा है हिमालय डिग्री कॉलेज के मल्टीपर्पज हॉल में। ठीक है। इस इवेंट में क्या है कि कॉलेज के स्टूडेंट्स को हम अंग्रेजी में कहते हैं फैमिलियराइज किया जा रहा है, उर्दू में कहें तो उनको जानकारी दी जा रही है किस चीज की, कि जर्नलिज्म क्या होता है। इसको कहते हैं स्पॉट न्यूज। क्या कहते हैं? स्पॉट न्यूज। याद रखना आपने, ये एक स्पॉट है, एक जगह पे चल रहा एक इवेंट हमारे लिए एक स्पॉट होता है। आपके लिए ये खबर है, आपके लिए किसी बड़े सड़क हादसे से लेकर, किसी बड़ी और घटना से लेकर, किसी पॉलिटिकल फंक्शन से लेकर, किसी स्पोर्ट्स इवेंट से लेकर, हर तरह की चीज जो खबर के तौर पे दिखाई जाती है वो आपके लिए खबर है कि हमारे लिए वो अलग अलग कैटेगरीज वाली न्यूज कंटेंट है। ये एक स्पॉट है जहां पर एक रूटीन इवेंट चल रहा है। और आप अगर आज जम्मू कश्मीर को उठाएंगे तो आज शायद ऐसे इवेंट 10 जगहों पे हो रहे हैं और हम इसको अपनी लैंग्वेज में स्पॉट कहते हैं। आपको याद रखना है। आज के बाद आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अखबार में ये खबर देखते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं कि डिप्टी कमिश्नर किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, हम रजौरी की उठाते हैं कि रजौरी के डिप्टी कमिश्नर ने दरहाल में जाके डिग्री कॉलेज दरहाल की बिल्डिंग का इंस्पेक्शन किया और वहां बच्चों से मुलाकात की, उनकी परेशानी को सुना। होता है ना ऐसा? इसको भी स्पॉट कहते हैं, एक रूटीन इवेंट है। ठीक है। इसको भी एक स्पॉट कहा जाता है। उसके अलावा आपके दरहाल डिग्री कॉलेज में इंग्लिश डिपार्टमेंट की तरफ से अवेयरनेस लेक्चर करवाया गया, ये भी एक स्पॉट है। ये चीज आपको पता चली। अब उसके बाद 2-3 और बेसिक कैटेगरीज आती है जिनका नाम सुनते ही आप समझ जाओगे। एक स्पोर्ट्स कैटेगरी की न्यूज होती है। आप समझोगे स्पोर्ट्स कैटेगरी, आपके डिग्री कॉलेज दरहाल में स्पोर्ट्स का इवेंट चल रहा है तो स्पोर्ट्स कैटेगरी की न्यूज है, उसको भी साइड कर देते हैं। उसके बाद एक न्यूज और जिसको हम इंसिडेंटल न्यूज कहते हैं। इंसिडेंट आप समझते हो? इंसिडेंट होता है कहीं पे कुछ हो जाना, कहीं भी बस एक्सीडेंट हो जाती है, भगवान ना करे, भगवान ना करे ऐसा, लेकिन होता है, प्रैक्टिकल लाइफ। कहीं किसी को पेड़ से पत्ते काटते हुए गिर के लग जाती है, ऐसा भी होता है, आपके इलाके में भी होता है। इसको हम इंसिडेंट न्यूज कहते हैं। ये 3 चीजें आपको साफ होगी। अब लेकिन एक अलग चीज जो मैं आपको बताऊंगा जो आपने इससे पहले नहीं सुनी होगी, कि आपने भी कैरेक्टर बेस्ड स्टोरी के बारे में सुना है? नहीं सुना? कैरेक्टर बेस्ड स्टोरी आपने कभी एक इंसान पे दिखाई जाने वाली खबर सुनी है? सिर्फ एक इंसान पे नहीं सुनी। मैं आपको वो खबर अभी बता देता हूं। इस हिमालय एजुकेशन कॉलेज के फाउंडर पैटर्न कौन है? डॉक्टर फारूक मुर्तजा साहब। ठीक। फारूक मुर्तजा साहब अपने आप में एक एजुकेशनिस्ट ही नहीं है, बल्कि वो एक राइटर है, एक लिटरेरी फिगर है और एक बहुत बड़ी हस्ती है जिन्होंने अदब के मैदान में, जिन्होंने लिटरेचर में इस पूरे जम्मू कश्मीर को ही नहीं पूरे मुल्क को जो है वो ज़रखेज़ी दी है। ज़रखेज़ी आप समझ गए? ठीक है। जब हम एक खबर को कैरेक्टर बेस्ड उठाएंगे तो मतलब वो खबर उसी इंसान के आगे पीछे घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, घूमती रहेगी। अगर मैं डॉक्टर फारूक मुर्तजा साहब पे खबर करता हूं, उसमें शुरुआत उस खबर की फारूक मुर्तजा साहब के जन्म से होगी, फिर उनके जन्म के बाद जो भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स चले, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में जैसे कि फारूक मुर्तजा साहब का जन्म फलाने साल, उस साल, इस तारीख को इस घर में हुआ, उनके वालिद मोहतरम को, उनकी वालिदा का नाम ये था। उसके बाद उन्होंने अपनी तालीम, अपनी एजुकेशन कहां से हासिल की, उसके बाद वो ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन कहां से हासिल की, फिर उसके बाद अगर उनकी कोई जॉब लग जाती है तो वो कहां लगी, फर्स्ट पोस्टिंग क्या थी, फिर उसके बाद अगर उन्होंने इस हिमालय एजुकेशन इंस्टीट्यूट की नींव रखी तो कब रखी, फिर उसके बाद उनकी लाइफ का एक और चैप्टर आएगा। वो क्या चैप्टर आएगा? जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन है। जैसे हमारे बीच सलीम वाली सर बैठे हैं, मुस्लिम वाली सर हैं, शरियार वाली सर हैं,
ये उनकी नेक्स्ट जनरेशन जिन्होंने इस लेगेसी को कंटिन्यू किया। हमें इनके आगे पीछे भी उस खबर को घुमाना है। मतलब जिस दिन फारूक मुद्दर साहब का जन्म हुआ उस दिन से लेकर आज क्या तारीख है? आज 9 नवंबर। आज 9 नवंबर तक उनकी जिंदगी, उस सारी जिंदगी को हमें उस एक खबर में लपेट लेना है और उससे एक कैरेक्टर बेस्ड स्टोरी तैयार होती है। और उस कैरेक्टर बेस्ड स्टोरी का मतलब, जैसे आप कई बार खबरें देखते हैं ना मिर्च मसाले वाली, अगर आपने पिछले 2-3 दिन में खबरें देखी होगी कि असेंबली में झगड़ा चल रहा है, एमएलए से दूसरे को पीट रहे हैं, वो मिर्च मसाले वाली खबर दुनिया देखती है। वो देखो जी चल रहा है। जो कैरेक्टर बेस्ड स्टोरीज होती है ये हमेशा सिंपलीफाइड स्टोरीज होती है। ये वही इंसान देख सकता है, सुन सकता है जिसे इन स्टोरीज में मजा आए। और वो किस चीज का मजा है? किसी शख्सियत को जानने का। आप आदमी एक राह चलते, आप फर्ज कीजिए गाड़ी के ड्राइवर को बोलिए डॉक्टर सलीम वानी सर के वाली साहब हैं फारूक मुद्दर साहब, उनके ऊपर एक स्टोरी चल रही है, आप देखो, वो शायद देखना पसंद नहीं करेगा। क्यों? उसको मिर्च मसाले वाली खबर चाहिए। लेकिन एक स्टूडेंट, एक स्कॉलर, एक टीचर वो उस खबर को देखना पसंद करेगा। क्यों? उसको यही खबर चाहिए कि कैसे एक शख्स जो एक आम आदमी था, जिसको आप एक कहावत कहते हैं अर्श से नहीं, अर्श से अर्श, ठीक है, एक आम आदमी जो मेरी तरह आपकी तरह पैदा हुआ इस सोसाइटी में, लेकिन आज आप जिस मल्टीपर्पज हॉल में बैठे हुए हो, ऐसे 20 हॉल्स और ऐसे 20 इमारतें और ऐसे 20 अदालतें खड़े करती हैं। किससे किए? मेहनत से। तो एक अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, इसको कहते हैं कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी। अगर आपने कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज देखनी है जो रिसेंट में पब्लिश हुई है, आप द स्टेट सेंटिनल करके फेसबुक पे, यूट्यूब पे जम्मू के एक सरदार जी है रविंदर सिंह के ऊपर बड़ा अच्छा न्यूज पोर्टल है, उसमें हमने दविंदर सिंह राणा जो बीजेपी के एमएलए जिनकी 10 दिन पहले वोट हुई है, उस पे हमने कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी की है। और उसके अलावा भी अगर आप द स्ट्रेट लाइन करके जो एक और बड़ा अच्छा न्यूज पोर्टल है, उसमें जम्मू के बड़े फेमस डोगरा जर्नलिस्ट हैं, डोगरी लैंग्वेज बोलर सुरेंद्र सागर जी, और आपने तो नहीं सुना होगा शायद, रेडियो में उनकी बड़ी अच्छी न्यूज आ रही थी, डोगरी खबरें बोलते थे। उन्होंने दविंदर सिंह राणा पे कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज की और वो स्टोरी में से एक मैं देख रहा था। दविंदर सिंह राणा नगरोटा के एमएलए थे और नगरोटा से आया हुआ एक आदमी जिसका नाम शायद अब्दुल रशीद था और वो जिस्मानी तौर पर मासूम यानी कि फिजिकली हैंडीकैप है, आज की डेट में जिसको हम स्पेशली एबल्ड आदमी कहते हैं, वो दविंदर राणा की घर के बाहर बैठ के रो रहा था। उस पे वो स्टोरी की थी, वो कैरेक्टर बेस्ड स्टोरी थी जिसमें 2 कैरेक्टर दिखाए गए, एक दविंदर सिंह राणा, एक वो स्पेशली एबल्ड आदमी। जो स्पेशली एबल्ड आदमी ये कहता है और उसका एक ही लाइन है जिसको वो स्टोरी उठाई गई और वो लाइन क्या है? वो कहता है कि मैं एक माजूर आदमी हूं और मेरा घर दविंदर सिंह राणा के सिर पे चलता था, और अब जब दविंदर सिंह राणा मर गए हैं तो मेरे लिए मेरा वालिद बन गया। वो एक स्टोरी उठाई जिसमें 2 कैरेक्टर्स का पता चला। एक है दविंदर सिंह राणा क्या आदमी, अगर वो अच्छा था तभी वो आदमी बोल रहा होगा, एक वो, और दूसरा उस आदमी की स्टोरी का भी पता चला कि जो आदमी दविंदर सिंह राणा पे डिपेंडेंट था, और इस समाज में उस आदमी की डिपेंडेंसी किसी और पे नहीं है, किसी और को उसको सेट नहीं किया। वो कहता है कि मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया जब दविंदर सिंह राणा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। ये होती है कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज। अब आपको कुछ कैटेगरीज का पता, इसमें सब कैटेगरीज भी आती है, हम उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे। ये कैटेगरीज है, मैं दोबारा बता रहा हूं, स्पोर्ट न्यूज जो यहां हो रहा है, स्पोर्ट्स न्यूज जो कहीं पे आपके कॉलेज में स्पोर्ट्स का इवेंट होता है, उसके बाद इंसिडेंट बेस्ड स्टोरीज जिसमें कहीं कोई मिलिटेंट अटैक हो जाए, कहीं कोई गाड़ी हादसे का शिकार हो जाए, कहीं कोई गिर के किसी को लग जाती है, वो जो खबर आती है आप अखबार में, टीवी पे, रेडियो पे, मोबाइल फोन पे देखते हो, वो सब इंसिडेंट बेस्ड स्टोरीज होती हैं। और लास्ट पे जो सबसे इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी होती है, जैसे हम कहें आसानी से जिसमें सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, वो खबर क्या है? कैरेक्टर बेस्ड स्टोरी। क्यों? अगर मुझे स्पोर्ट स्टोरी करनी है इस मल्टीपर्पज हॉल के अंदर चल रहे इवेंट में, मुझे किसी एक आदमी को पूछना है, चाहे वो स्टाफ के लोग हैं या बच्चा, कि क्या हुआ है यहाँ, मुझे देखा, हमें उसमें 4 लाइंस लिख देनी है। और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, हम 4 लाइंस की गाइडेंस को देंगे, वो पूरा स्क्रिप्ट हमें निकाल के दे देते हैं।
ठीक, सबसे आसान है। लेकिन सबसे मुश्किल काम है कैरेक्टर बेस्ड स्टोरी को निकालना, क्योंकि उसमें हमें, जैसा मैंने आपको बताया फारूक मुद्दत साहब से, कि मुझे फारूक मुद्दत साहब के जन्म से लेकर आज तक की उनकी जिंदगी जो है उसके बारे में हर एक डिटेल चाहिए। वो कब पैदा हुए, किस घर में पैदा हुए, उस घर की डिटेल चाहिए। फिर उन्होंने कहां एजुकेशन ली, उसकी डिटेल चाहिए। फिर वो कहां नौकरी की है, उसकी डिटेल चाहिए। और फिर ये अदारा कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, उसका पूरा सफर। और फिर उसके बाद जैसे आप पोस्टर्स देख रहे हैं ये उनके, इसी तरह से फारूक साहब ने कितनी किताबें लिखी, मुझे एक एक किताब की जानकारी चाहिए। और उस कैरेक्टर बेस्ड स्टोरी को तैयार करने में कई बार हफ्तों और महीनों लगता है। एक तो ये कहानी रही। अब अगली कहानी रही कि आप जो जर्नलिज्म या आप कहेंगे न्यूज कंटेंट देखते हैं, उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि एक आदमी यहां से अंदर आएगा, इस हॉल की वीडियोस बनाएगा, उसको खबर के तौर पर दिखा देगा। इसमें भी कोई शक नहीं कि आज की तारीख में अंग्रेजी का बिल्कुल छोटा सा वर्ड है मशरूमिंग ग्रोथ, मतलब एक बेतहाशा फैलाव हुआ है जर्नलिज्म का, जो कि हम कुछ पुराने जर्नलिस्ट हैं और जो पहले से जुड़े हैं, हम उसको बुरा मानते हैं। उसकी वजह यह है कि आज की तारीख में आप दरहाल, चंगा मंडी या किसी रिमोट कॉर्नर को देख लो, और खासकर कोविड के बाद ये एक अननेसेसरी ग्रोथ हुई कि जिस आदमी को लगा कि हमारे पास करने को कुछ नहीं है, उसने अपना एक फेसबुक पे पेज बना लिया, जो उसमें तो पैसे लगने लगे, उसने अपना काम शुरू कर दिया। जबकि जर्नलिज्म अपने आप में इंडियन डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा गया। और जब कोई चीज इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और साथ में उसको एक पिलर के तौर पर कबूल किया जाता है, कंसीडर किया जाता है, तो आपको सोचें उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। अब मैं आपको बताता हूं कि जर्नलिज्म में मेहनत क्या है। आप ये मान के चलें कि हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जिन प्रिंसिपल्स को मैं अपने तौर पे बताता हूं। मुझे याद नहीं कि अपनी जिंदगी में इससे पहले रात के वक्त मैंने अपना फोन कब स्विच ऑफ किया था या साइलेंट किया। आप में से बच्चों के पास फोन है, मुझे लगता है 50% बच्चे आप सोचते हो कि रात को नींद खराब होगी, आप फोन को ऑफ कर देते हैं, और बाकी 50% फोन साइलेंट कर देते हैं। और जिसको पता है मुझे रात को ना कोई मैसेज आना है, ना कोई कॉल आनी है, वो फोन रखता है कि नींद आ किसी को प्यारी है। मैं आपको एक सच्ची बात बता रहा हूं, मुझे नहीं पता कि अपनी जिंदगी में इससे पहले आज तक लास्ट टाइम मैंने कब अपने फोन को स्विच ऑफ किया या साइलेंट किया। और कई बार घर के लोग भी ये कहते हैं रात को 2:30 बजे कॉल आती है, 1:30 बजे कॉल आती है। अब मैं अंग्रेजी में कहूं तो 1:30 2:30, लेकिन मैंने कहा था मैं देसी सी लैंग्वेज यूज करूंगा, 1:30 और 2:30 समझ लिया। 1:30 बजे कॉल आती है, कोई आदमी फोन करे, जैसे मैं आपको बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल देता हूं, आज से 1 साल या 1.5 साल पुरानी बात होगी। मुझे रात को 2 बजे कुछ मिनट पे कॉल आई, और उस वक्त इंसान सोया होता है। एक आदमी कॉल करता है, मैंने फोन किया, मैंने कहा जी वो आपसे पता है सोए हुए हो। अब मेरा मन तो किया कि उसको कहें आप ऐसे कुछ के 2-3 बजे तो इंसान सोया ही होता है, लेकिन यही बात आया कि उसको भी कोई दिक्कत होगी, तो मैंने बोला कि बताएं। कहता है कि मुझे एक परेशानी है, उसका हल चाहिए। मैंने कहा बताओ, क्योंकि आदमी नोट था, उसने कहा जी 2 दिन से मेरे घर में जो लाइट आ रही है वो सिंगल फेस आ रही है, तो जो लाइन मैन है वो मेरी बात नहीं सुन रहा, तो आप इनको कुछ कहो तो मेरी जो है वो लाइट ठीक कर दे। फिर मैंने उसको इतनी बात कही, मैंने कहा कि अभी शायद लाइट मैन सोया हुआ होगा, तो सुबह उसको कॉल करके हम बता देंगे। ठीक, ये एक छोटा सा इंसिडेंट मैंने आपको बताया। हम फोन स्विच ऑफ नहीं कर सकते, हम फोन साइलेंट नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि हमारा जो जॉब है वो 24 घंटे का है। आपके बीच हम कॉलेज के प्रोफेसर बैठे हैं, 10 से 4, 8 से 2 या जो भी कॉलेज के टाइम है, ठीक है। उसके बाद कभी कोई जरूरी काम पड़ा तो कॉलेज में कुछ देर और एक्स्ट्रा बैठते हैं। उसके बाद पता है कि हमारा टाइम खत्म है, ड्यूटी और खत्म है, घर चले जाएंगे। कोई कॉल बहुत इमरजेंसी आएगी, कहेंगे ठीक है सर, कल हम आधा घंटा जल्दी आके ये काम खत्म कर देंगे। आपके डिग्री कॉलेज, दरबार डिग्री कॉलेज, खन्ना मंडी या हिमालय कॉलेज का टाइम है 2 बजे छुट्टी करने का, आपको भी कह देंगे
कि अगर स्टाफ वाले 2:30 बजे बैठेंगे, एक्स्ट्रा क्लास लेके आप लोग बवाल मचा देते हैं। हम 24 घंटे की क्लास है, हमारे लिए कोई रात नहीं, कोई दिन नहीं, फोन करना है। ये जर्नलिज्म का पहला प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल फैक्ट, सच्चाई इस तरह की है कि अगर इस मल्टीपर्पज हॉल में जर्नलिज्म बेस्ड एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे इवेंट हो रहा है और मैंने अपनी खबर में लिख दिया कि जर्नलिज्म बेस्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे इवेंट हुआ, तो मुझे कोई नहीं पूछेगा। लेकिन अगर कहीं गलती से मैंने इस इवेंट को कोई और नाम दे दिया तो सलीम सर का फोन आ जाएगा, बाकी यहाँ प्रोफेसर अजलास ने उनका फोन आएगा, ये आपने गलत खबर चला। ये तो बेसिक चीज है। हम बोल सकते हैं कि नहीं सर, हमें शायद किसी ने गलत सुना दिया या हमने गलत सुन दिया, तो हमने गलत लिख दिया। कई बार ऐसा होता है कि लोग फोन करते हैं, जनाब आपने लिखा कि मैंने तो उसका कत्ल किया जबकि मेरे यहाँ था ही। आप समझे? क्रिमिनल जो केसेस होते हैं उसमें सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी होती है। मैं डिग्री कॉलेज दरहाल में जाके खबर करूंगा कि दरहाल डिग्री कॉलेज में बच्चों को किसी एबीसी चीज की शॉर्टेज है, कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट से करूंगा। गवर्नमेंट के पास आपका मामला जाए, बच्चों को उस परेशानी का हल। 10 स्टाफ मेंबर्स दरहाल डिग्री कॉलेज के हैं, उनमें से लोग कहेंगे हाँ ठीक है, इन्होंने हमारे प्रॉब्लम को हाईलाइट किया तो हमारा मसला हल होगा। कोई एक आदमी हो सकता है ऐसा हो बोले नहीं किया, इसने हमें टारगेट किया, इसको पक्का किसी ने बढ़ा के भेजा, इसको पक्का किसी ने इंस्टिगेट किया, तो इसने ये चीज यहाँ आके की है। फिर वो हमारे से दुश्मनी बोल देंगे, फिर वो हमें मैसेज करेंगे जनाब देख लो आपने हमें ऐसा किया तो हम तो नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा मैंने 2 बार कोर्ट में केस हुए, मैं पर्सनली आपको बात बता रहा हूँ, जबकि मेरा उसमें कोई कसूर नहीं था। एक पेशी हुई, मैंने जो जज साहब थे उनको कन्विंस किया तो कहानी खत्म हो गई। लेकिन हमारे पेशे में, हमारे प्रोफेशन में इतनी सेंसिटिव कि अगर आप किसी के लिए अच्छा लिखोगे उसको अच्छा लगेगा, और जहां पे आपने उसके बारे में गलत सच्चाई लिखी वो उसको पर्सनलाइज कर लेगा, उसको लगता नहीं यार इसने हमें टारगेट किया है, और उसमें कई लोग कोर्ट में चले जाते हैं। तो हमारे जर्नलिज्म के प्रिंसिपल्स में दूसरा सबसे बड़ा प्रिंसिपल, पहला 24/7 ड्यूटीज, दूसरा सबसे बड़ा प्रिंसिपल फैक्ट बेस। हमें उसी चीज पे रुकना है जो सच्चाई है, और हमें कम से कम मैं अपने दिमाग में चीज सोच के चलता हूँ कि जो मैंने किसी दिन 1, 2, 3, 4, 5 खबरें की, उनमें किसी भी खबर के किसी भी एक वर्ड, एक लफ्ज पे मुझे कोर्ट में घसीटा जा सकता है। और जब मेरी चीज में ये, मेरे दिमाग में चीज होगी कि यार जो मैं बोल रहा हूँ या जो मैं दिखा रहा हूँ उसके लिए मुझे कोई भी आदमी उसके कोर्ट में घसीट सकता है, तो फिर मैं सच्चाई पे चलूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि कोर्ट में घसीटेगा भी तो कोर्ट मुझे फांसी नहीं लगाएगा, क्योंकि मैंने वहां जाके सच लिखा हुआ जो है वही दिखा देना है। और 2 बार मेरे साथ हो भी चुका है। अब मशरूमी ग्रोथ ऑफ जो जर्नलिज्म है उसमें नुकसान किस चीज का हो रहा है, उसमें ये दोनों प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहे, खासकर दूसरे वाला। आप एक आम से न्यूज पोर्टल पे खबर देखेंगे, कोई एक घर का आदमी खड़ा होकर बोल रहा है कि मुझे उसने मार दिया, देखो मेरा सिर तोड़ दिया, मैं जख्मी हूं, मैं मरने वाला हूं। उसी में जिस आदमी को उस पर एलिगेशन लगा है वो 2 मिनट के बाद वो भी आ जाता है, वो बोलता नहीं जनाब मैंने तो उसको मारा ही नहीं, मैं तो यहाँ था ही नहीं, इसने तो खुद अपने आप को मार दिया। अब मतलब उसमें एक ना एक झूठ बोल रहा है। अब वही जो झूठ है वो बेसिक प्रिंसिपल जो जर्नलिज्म का है, जो कि फैक्ट बेस्ड जर्नलिज्म है, उसकी धज्जियां उड़ा देता है। इसीलिए फैक्ट बेस्ड जर्नलिज्म पे किसी को कोई आंच नहीं आती, लेकिन जब जर्नलिज्म में आप सिर्फ मिर्च मसाला लगा के खबर बेचने पे चले जाते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ता है। ये 2 बेसिक प्रिंसिपल आ गए। अब मैं आखिर में 2 से 3 मिनट आपके और दूंगा। जर्नलिज्म अपने आप में बहुत प्रेस्टिजियस, बहुत इंपॉर्टेंट और खासकर हमारे मुल्क के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है। एमएलए अगर किसी से डरता है तो हमसे डरता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, कोई झूठी बात नहीं है, ये सच्चाई है, क्योंकि हम ही वो हैं जो आईना दिखाते हैं। कोई भी शख्स मिनिस्टर बनता है वो हमेशा कोशिश करता है कि यार मीडिया जो है वो मेरे बारे में अच्छा लिखे, क्योंकि अगर इन्हें कोई मेरी कमी उजागर कर दी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी या मेरा जो है
तो वो क्रेडेंशियल खराब हो जाएगा। अक्सर डरता है तो हमसे डरता है, क्योंकि हम ही वो हैं जो खामियों को उजागर कर सकते हैं। और लेकिन उससे भी बड़ी बात कि एक आम शख्स की, एक आम शहरी की, एक कॉमन मैन की आवाज जो है वो अगर कोई उठाता है तो वो हम जर्नलिस्ट लोग हैं। आपने मुझे जो डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, आपने 2-3 महीने पहले प्रोटेस्ट किए जगह जगह पे, वो कुछ नोटिफिकेशन का इशू था। जब आप प्रोटेस्ट करते हैं तो आप ये नहीं देखते कि हमारे पास कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन आई या नहीं आई, हमारे पास पुलिस आई या नहीं, आप देखते हैं कि हमारे पास मीडिया का आदमी आया या नहीं आया, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर हमारी खबर छपे, अखबार में आएगी, टीवी पे आएगी, मोबाइल पे आएगी, तभी जो है वो सुनवाई होगी। और यही हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी का रिजल्ट है। यहाँ के यही इंपॉर्टेंस है कि हम जर्नलिज्म को कंट्री में फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहें। इसके अलावा कहने को तो क्योंकि हमारा प्रोफेशन है, आप हमसे कुछ भी पूछे, हम दिन लगा देंगे यहाँ बोलने पे मैं आऊँ तो मैं पूरा दिन नॉन स्टॉप बोलता रहूंगा। ये कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की जो मेरे जहन में आपको पता होनी चाहिए क्लैरिटी के लिए कि जर्नलिज्म आगे होता है। और एक जर्नलिस्ट की लाइफ टफ लाइफ है। कौन से जर्नलिस्ट की? जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है, ये मैं आपको बता देता हूँ। प्रोफेशनल जर्नलिस्ट की लाइफ बहुत टफ लाइफ है। 24 घंटे आपको अपने टोज पे रहना है। और मैं आपको इतनी गारंटी दूं कि अगर इस वक्त हमें कोई कॉल आ जाए किसी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट का, कि रजौरी डिस्ट्रिक्ट के किसी भी कोने में ये इंसिडेंट हो गया है, तो फिर शायद मैं यहाँ किसी को बाय नहीं रह पाऊंगा, मैं आपको सीढ़ियों से भागता हुआ नजर आऊंगा, क्योंकि हमारी प्रोफेशनल डिमांड ये है। और हमारे प्रोफेशन में सबसे बेसिक चीज जो है वो आपकी फर्स्ट रिपोर्टिंग है। और उसके बाद मैं आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि जब आप मोबाइल पे या टीवी पे न्यूज कंटेंट देखते हैं तो सिर्फ सेंसेशनलाइज करके दिखाई गई खबरें मत देखा करें। आप कैरेक्टर बेस्ड स्टोरीज भी जरूर देखें। आप उसके अलावा उन स्टोरीज को देखने पे ज्यादा कंसंट्रेट किया कीजिए जिन स्टोरीज में आपको कुछ वैल्यूज नजर आती है। मैं आपको 2 से 3 कुछ अच्छे YouTube पे आने वाले जर्नलिज्म शोज के बारे में बता सकता हूं जिससे आपको नॉलेज मिलेगा। अजीब अंजुम करके एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अजीब अंजुम करके। आप YouTube पे उन्हें सर्च कर सकते हो। वो डेली 8 या 9 बजे YouTube पे प्रोग्राम लेके आते हैं 1 घंटे का। उसमें ठीक है कुछ पॉलिटिकल प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ बाकी तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन उसके बाद उनके हर एक प्रोग्राम में 2 से 3 कंटेंट ऐसे दिखाए जाते हैं जो इंफॉर्मेटिव वैल्यूज वाले होते हैं। आप उनको जरूर देखें। रवीश कुमार के प्रोग्राम आपने अगर नाम सुना होगा या कभी देखा होगा तो नहीं देखा तो रवीश कुमार भी अब YouTube पे हैं। वो अपने 1 घंटे के प्रोग्राम में शुरू का आधा घंटा न्यूज दिखाते हैं। आप उसको अवॉइड कर सकते हो अगर आप करना चाहो, लेकिन जो आखिरी आधा घंटा है उसमें आपको बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव वैल्यू वाला कंटेंट दिखाया जाता है। आप उसको देखें। उसके अलावा पुण्य प्रसून वाजपेयी करके बड़े सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं, उनके आप कंटेंट देख सकते हैं। मैं आपसे ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सेंसेशनलाइज करके दिखाई गई खबरों से ज्यादा इंफॉर्मेटिव वैल्यूज वाली खबरें देखें। जैसा मैंने आपको बताया दविंदर सिंह राणा पे दिखाई गई एक कैरेक्टर बेस्ड स्टोरी अगर आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि दविंदर सिंह राणा कौन है। ठीक, उनकी दाह संस्कार समझते हो ना आप? जनाजा मुस्लिम लोगों में आखिरी रस्म जिसको कहते हैं वो जनाजा किया जाता है, हिंदूज में संस्कार किया जाता है, क्रीमेशन कहते हैं अंग्रेजी में। उसकी खबर देखने से अच्छा है कि उनके कैरेक्टर पे खबर देखी जाए, वो आदमी कौन था, वो क्या था, उस पे खबर देखी। इसी तरह से जो बड़े बड़े कैरेक्टर्स आपको नजर आते हैं, सबसे बड़ी खबर 2 दिन पहले की क्या थी कि अमेरिका के नए प्रेसिडेंट कौन बने? डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने बस बात तो होगी। उससे अच्छा है कि आप उस इंसान के कैरेक्टर पे खबर देखें। वो इंसान को 78 साल की उम्र में अगर कोई अमेरिका जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क माना जाता है, सुपर पावर है, उसका प्रेसिडेंट बन रहा है और दूसरी बार प्रेसिडेंट बन रहा है, तो उस इंसान में कुछ ना कुछ काबिलियत थी ना, जबकि उसको जोकर दिखाने की पूरी कोशिश की गई। फिर उसको गोलियां भी चली, लेकिन
अमेरिका जैसे एक इंटेलिजेंट पढ़े लिखे मुल्क ने, सुपर पावर कंट्री ने अगर एक आदमी को दूसरी बार अपना प्रेसिडेंट चुन लिया है, तो उस इंसान में काबिलियत है। तो अच्छा नहीं है कि आप उस इंसान के लाइफ हिस्ट्री वाली स्टोरी देखें। आप कुछ ना, आप यूट्यूब फ्री है, यूट्यूब में सर्च इंजन पे डालें कि लाइफ स्टोरी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, वहां 500 लिंक्स आ जाएंगे, उसमें हिंदी का ऑप्शन सिलेक्ट करें, आपको 15-20 मिनट में डोनाल्ड ट्रंप के जन्म से लेकर 78 साल में जब दोबारा प्रेसिडेंट बने उस तक की पूरी कहानी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इससे ज्यादा अगर आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी आपकी तरफ से क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर मैंने 15 मिनट कोशिश की